आप सभी का आरबी नोट्स परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, देखो ये है प्लेवन यानी फ्लोटिंग, मतलब कोई वस्तु अगर तैरती है तो उसकी घटना क्या होती है। देखो जब कोई वस्तु, ये कोई पात्र है, इसमें ये कोई वस्तु है, ये तैर रही है तो इस पर क्या नीचे की तरफ इस पर इसका जो वजन है, भार है, तो भार बल कार्य करेगा। और ये जो द्रव है इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उस बल को बोलते हैं उत्क्षेपण बल, प्रणोद बल या उत्प्लवन बल। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या बोलते हैं, प्लेवन बोलते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अगर द्रव में तैर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेवन बोलते हैं, फ्लोटिंग बोलते हैं। प्लेवन वस्तु के भार और द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु कितना नीचे की ओर बल लगा रही है और ऊपर की ओर कितना बल लगा रही है, वो उस पर निर्भर करता है। भार बल और उत्क्षेप बल एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। भार बल नीचे की ओर लगता है, उत्क्षेप बल ऊपर की ओर लगता है। ठीक बात। अब देखो उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन केंद्र के समानुपाती होता है। इसको अभी समझते हैं। देखो आगे बढ़ो। पहले ये देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा कि जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा जो द्रव विस्थापित होता है ना, वो एक बल के बराबर होता है। उसको कहते हैं उत्प्लवन या उत्क्षेपण बल। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु हल्की महसूस होती है। मतलब कोई वस्तु अपन द्रव में रखते हैं तो वो जैसे वो द्रव में जाती है तो वो हल्की हो जाती है, उसका कारण है ये। पूछे तो बताना आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। अब जैसे उदाहरण देखो इसका, लोहे की कील है, वो पानी में अपन डालते हैं तो वो क्या करती है, डूब जाती है। लेकिन बड़े बड़े लोहे के जहाज हैं वो तैरते हैं। क्यों तैरते हैं, तो उसका कारण ये आर्किमिडीज का सिद्धांत ही है। जहाज़ों की जो गति है उसको बढ़ाया जाता है, किस सिद्धांत के कारण बढ़ाया जाता है, तो वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उत्प्लावन जो बल होता है ना, बल ये जो होता है वो भार में आभासी कमी, यानी कि जो वस्तु द्रव में डाली है उसके भार में जो आभासी कमी आई है उस कमी के बराबर होता है, या हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, अब देखो ये कोई वस्तु है, 3 कंडीशन दे रखी हैं। तो देखो ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या हुआ, ये वस्तु है, अब इस पर नीचे की ओर इसका भार बल लग रहा है W और ऊपर की ओर लग रहा है इसका उत्प्लविंग बल, फ्लोटिंग बल। अगर ये जो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग इसका मान, फ्लोटिंग का मान W भार बल से ज़्यादा है तो नीचे का बल ज़्यादा है तो नीचे मतलब ऊपर की ओर जो बल लग रहा है फ्लोटिंग बल वो ज़्यादा है, तो वस्तु को क्या करेगा, ऊपर की ओर रखेगा, नीचे नहीं आने देगा। तो क्या करेगी, वस्तु तैरती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर जैसे ये कोई वस्तु है, अब नीचे की ओर बल लग रहा है वो भार बल और ऊपर की ओर बल लग रहा है वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर की कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु यहाँ पर तैरने लग जाती है, ऊपर की ओर, यहाँ पर आंशिक रूप से यहाँ तैरने लग जाती है, यहाँ पर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन बनती है कि अगर जो भार बल है, वस्तु का जो भार है वो फ्लोटिंग बल जो नीचे से लग रहा है उससे ज़्यादा हो गया, यानी ये भार वाला ज़्यादा हो गया, तो वस्तु क्या हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, अगर भार बल फ्लोटिंग बल ज़्यादा है तो ऊपर तैरेगी, बराबर है तो यहाँ सतह पे तैरेगी, और भार बल ज़्यादा है तो नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। आगे देखो घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी। तो देखो घनत्व क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान बटे वस्तु का आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। kg पर मीटर क्यूब इसका क्या है, SI मात्रक है, और इसकी विमा है mLT-3। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। पानी में जब एक मनुष्य तैरता है तो मनुष्य जो तैर रहा है उसका घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला देखो बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक, मक्खन का घनत्व किससे, दूध से कम होता है। बादल का घनत्व वायुमंडल से क्या होता है, कम होता है, तभी तो तैरता है। जिसका घनत्व कम है वो ऊपर, जिसका ज़्यादा है वो नीचे। अगला है लाइफ जैकेट का सिद्धांत। यह व्यक्ति के तैरने की अवस्था फ्लोटिंग स्टेट में रहने के लिए
आयतन में वृद्धि कर देता है। आगे देखो, अभी पढ़ा अपन ने घनत्व, आप पढ़ रहे हैं पर आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व का मतलब अपन किसी एक के सापेक्ष में दूसरे का घनत्व निकालते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे अपन ने पानी को कर दिया स्टैंडर्ड कि पानी के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। तो देखो आपेक्षिक घनत्व होता है पानी का घनत्व, तो नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा पदार्थ का घनत्व। मतलब पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक कट जाएगा, तो ये इसकी कोई भी मात्रक नहीं रहेगा, ये एक विमहीन राशि है। ठीक है, आगे देखो, आर्किमिडीज के सिद्धांत में सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। किसके आधार पर, आपेक्षिक घनत्व के आधार पर। तो जो सोने की शुद्धता है ना, उसका पता आर्किमिडीज ने सिद्धांत पर लगाया जाता है, और वो भी किस आधार पर, आपेक्षिक घनत्व के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से कम और पानी से अधिक होता है। ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा वो नीचे आ जाएगी। हाई, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो डबल ट्रिपल 4 5 6 जितने स्टार लगाने हो वो स्टार लगा लो। हाइड्रोमीटर की सहायता से क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने परसेंट, 100। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का क्या निकालते हैं, आपेक्षिक घनत्व निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखो, जब बर्फ़ पानी में तैरती है, बर्फ़ जो है वो पानी में तैर रही है, तो उसका 1/10 भाग तो ऊपर की ओर रहता है, जबकि 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। ठीक है, बर्फ़ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखो, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। कोई बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें कोई बर्फ़ तैर रही है, तो बर्फ़ जब पूरी पिघल जाएगी ना, तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ पिघलने पर वो ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि बर्फ़ डालने पर उसने पहले ही अपना आयतन क्या कर लिया था, घेर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बहता हुआ हिमनद ऊपर न पिघल लेकर नीचे पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल का दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको पॉइंट लगा लो, मैनोमीटर। गैसों का दाब मापने का, गैसों का दाब मापने में प्रयोग, गैसों का दाब मापने में प्रयोग, गैसों का दाब मापने में, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, बैरोमीटर, ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान का संकेत है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है, एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा का संकेत, और ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम का संकेत है। 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर एकाएक गिरता है, अचानक नीचे गिर गया अचानक, तो आंधी तूफान आने वाला है। धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बरसात होने वाली है, और अगर ऊपर चढ़ने वाला है तो मौसम साफ रहने वाला है। ठीक है, पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है। डूबकर तैर सकने वाला, ये किसके कारण होता है, वही आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पनडुब्बी किस पर करती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला देखो, सहसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स, समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं सहसंजक बल। तो सहसंजक बल सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर कुछ से कम कण में। असंजक बल क्या होता है, असंजक यानी अधेसिव फोर्स असमान अणुओं के बीच लगता है। मतलब क्या हुआ, जैसे वाइट बोर्ड है और उस वाइट बोर्ड पर अपन मार्कर से लिख रहे हैं, तो जो वाइट बोर्ड है वो उसके अणु अलग हैं और जो मार्कर है उसके अणु अलग हैं। तो 2 अलग अलग अणु हैं, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तो और उनके बीच लिख रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सा बल लग रहा है, अधेसिव फोर्स के कारण अपन लिख पा रहे हैं। चौक है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसका कारण भी अधेसिव फोर्स असंजक बल है। नोट लिखा हुआ है, पहला है पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे
कारण क्या है? क्योंकि पारे के अंदर जो सहसंजक बल है यानी खुद के अणु जो हैं उनके मजबूत फोर्स लगता है। यही कारण है कि पारा कांच पे नहीं चिपकता है। पानी कांच को चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि पानी के जो अंदर सहसंजक बल है वो कमज़ोर होता है, जबकि पानी और कांच के बीच का जो असंजक बल है वो मजबूत होता है। अब देखो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ये क्या होता है? पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है। वो न्यूनतम करने की पृष्ठ तनाव शब्द आया तो वो क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। क्या? कम। और फॉर्मूला क्या है पृष्ठ तनाव का? बल बटा लंबाई। बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई यानी कि न्यूटन बटा मीटर। ठीक है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन बटा मीटर होता है। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? देखो एफ बटा ए एल होता है। अगर इसको भी एल से और इसको भी एल से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो बल बटा विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। और लंबाई गुणा लंबाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो कार्य बटा क्षेत्रफल भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल बटे मीटर स्क्वायर। ये भी पृष्ठ तनाव का क्या है? मात्रक है। पृष्ठ तनाव में क्या है? शहद है ना, उसका ज़्यादा होता है, उससे कम पानी का होता है, उससे कम केरोसिन का होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा। क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोल होती है। वर्षा है कि बूंद है, पारा है, ये गोल होता है। उसका कारण ये है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव में क्या होता है? वो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? तो अपना आंसर होएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगले देखो इसके उदाहरण दे रखे हैं। शेविंग ब्रश जो होती है वो आपस में चिपक जाते हैं उसके बाद पृष्ठ तनाव के कारण। पतली सुई का पानी के पृष्ठ पर तैरने लग जाती है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं। ठीक है, परंतु जब उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं ना तो वो क्या करते हैं? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और लार्वा उसमें डूबकर मर जाते हैं। गरम खाना है, सूप है, वो स्वादिष्ट लगता है। उसका कारण है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है गर्म करने पर और वो क्या अपने जीभ में मुंह में अच्छी तरह से फैल जाता है तो स्वादिष्ट लगता है। अगला देखो, जल में साबुन के या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मैल में गहराई तक चले जाता है, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। ये भी कारण किसका? पृष्ठ तनाव का कारण। और जो साबुन के जो बुलबुले बनते हैं तो जल में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, साबुन में जो बुलबुले बनते हैं उसके घोल के उसका कारण भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्र की लहरें को शांत करने के लिए उसमें तेल छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। ठीक है ना। आगे देखो, अगला है केशिकातु। केशिकातु यानी कैपिलरिटी। इसका मतलब यह है जो पुराने ज़माने में अपने जो दीपक होते थे, शीशी होती थी, उसमें तेल भरा रहता, ये दीपक होता था, ये जलता रहता तो तेल धीरे 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 ऊपर चढ़ता रहता था। ये जो घटना है ना वो कैसे होती थी? केशिकातु के कारण होती थी। तो केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकातु कहलाता है। केश नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। तो इसमें जो हाइट है उसकी वो कैसे निकालते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला है 2t cos थीटा बटे r/g/d। h क्या है? उसकी ऊंचाई है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, r उसकी त्रिज्या है। ठीक है, और सामान्य जो द्रव कांच में भिगोता है वह केश नली को ऊपर चढ़ता है और जो द्रव कांच में नहीं भिगोता वह नीचे उतरता है। तो ये ऊपर उतरना और नीचे चढ़ने वाली बात बताई गई है। आगे दे रखा है, नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान बढ़ जाता है। त्रिज्या कम है तो ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अधिक होने पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। त्रिज्या बढ़ा दी तो वो क्या ऊंचाई कम हो जाएगी। अब इसका उदाहरण देखो, केशिकातु के उदाहरण। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, जो अभी मैंने बताया था। अगला दे रखा है ये दे रखा है थिन या ब्लोटिंग पेपर पर स्याही डालने पर स्याही फैल जाती है। पेड़ पौधों की शाखाओं में खनिज लवणों का संचरण, जैसे नीचे धरती पे पेड़ पौधे ऊपर पेड़ पत्तियों तक उनका भोजन का संचरण होता है। वर्षा के पश्चात किसान खेतों में जुताई कर देता है, जिससे मिट्टी में बनी केश नली टूट जाती हैं और पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, जिससे नमी बनी रहती है। तो इसका कारण भी केशिकातु है।
ठीक है। पानी का नव चक्रद अवतल लेंस तथा पारे का नव चक्रद उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब बात आती है श्यानता यानी विस्कोसिटी की। तो ये विस्कोसिटी क्या होता है? तो ये एक तरह का गाढ़ापन है। क्या है? तरल पदार्थों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल बोलते हैं। ठीक है, श्यान, इस गुण को श्यानता बोलते हैं। तो सीधा सा देखो समझना है, श्यानता यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक तरह का गाढ़ापन है। तो शहद है, पानी है, तो सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन होगा? शहद होगा, उससे कम पानी, फिर उससे कम केरोसिन, पेट्रोल। तो द्रव और गैस में ज़्यादा कौन होगा? द्रव। ठीक है। अब ठोस जो होते हैं ना, उनकी श्यानता कितनी होती है? शून्य होती है, 0 होती है। ठोसों की जो श्यानता है वो कितनी होती है? शून्य होती है, 0 होती है। इसको याद रखना। ठीक है। पानी में चलना कठिन है, जबकि ज़मीन या वायु में चलना क्या है? आसान है। क्यों? पानी की श्यानता अधिक होती है। पानी की श्यानता इनसे अधिक होती है। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं तथा वे आसानी आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। आगे देखो, आगे देखो दे रखा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इनको याद करना। द्रव की श्यानता ताप बढ़ाएंगे ना तो क्या हो जाएगी? घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, जबकि गैसों की श्यानता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तापमान बढ़ाने पर द्रव जो होते हैं ना, उनकी श्यानता क्या होती है? घट जाती है। लेकिन तापमान बढ़ाने पर यही गैसों की जो श्यानता है ना, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला दे रखा है आदर्श द्रव। हम किसको आदर्श द्रव मानेंगे? उसको मानेंगे जिसकी एक तो श्यानता 0 हो और जिसकी संपीड़ियता यानी कंप्रेसिबिलिटी, यानी वो कंप्रेस नहीं हो रहा हो, पिचकता ना हो। ठीक है। तो ये दोनों 0 होनी चाहिए, तब हम उसको आदर्श द्रव मानेंगे। अब श्यानता गुणांक दे रखा है, ये ईटा से लिखते हैं इसको। तो श्यान बल का फॉर्मूला दे रखा है, F बराबर ईटा ए dV/dx। इसको वेव प्रवणता बोलते हैं, क्षेत्रफल है। और ये जो ईटा है इसको बोलते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता गुणांक। इसका मात्रक है, इसको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल याद रखो कि भाई ऐसा अगर फॉर्मूला आ जाए तो वो किसका होता है? श्यान गुणांक का फॉर्मूला होता है। श्यानता गुणांक सहसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? सहसंजक बल के कारण। अगलो देखो, द्रव का अणुभार बढ़ने पर श्यानता बढ़ती है। पॉइंट याद करना, द्रव का अणुभार बढ़ा तो श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। तरलता क्या होती है? श्यानता की उल्टी होती है। तरलता मतलब पतलापन और श्यानता मतलब गाढ़ापन, तो एक दूसरे के इन्वर्सली होंगे। ये जो पॉइंट है ना, स्टोक का नियम, ये फॉर्मूला याद रखना। F बराबर 6/η/RV। F बराबर 6/η/RV। ये जो होता है ना फॉर्मूला स्टोक का नियम का, इस फॉर्मूला सीधा सीधा पूछता है, इसलिए याद रखना। और द्रव की श्यानता किससे निकालते हैं? स्टोक के नियम से निकाली जाती है। क्वेश्चन पूछता है द्रव की श्यानता किससे निकाली जाती है? स्टोक्स के नियम से निकाली जाती है। अब बात करते हैं बर्नौली सिद्धांत। किस पर? बर्नौली की थ्योरम। तो जो बर्नौली की थ्योरम है ना, उसमें दिया गया है कि भाई जो द्रव है वो असंपीड्य होना चाहिए, ऐस्यान होना चाहिए। फिर गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन में कुल ऊर्जा एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या होती है? नियत बनी रहती है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो बर्नौली थ्योरम है ना, ये रामायण को छोड़ो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये कोई नली है, तो इस बिंदु पर जो ऊर्जा है वो ही इस बिंदु पर होने वाली है। बस इतना सा ध्यान रखो, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करती है। अगला पॉइंट ये है कि प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब क्या होता है? घटता है। गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ेगा। समझे? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दाब घटेगा, गतिज ऊर्जा घटेगी तो दाब बढ़ेगा। और ये दे रखा है बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा के याद कर लेना। उदाहरण दे रखे हैं इसके अनुप्रयोग वेंचुरी मीटर में। तो वेंचुरी जो मीटर होता है उसका यूज़ होता है द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करना, द्रव के प्रवाह की दर निकालना। ठीक है। बूंद या फवारों जो स्प्रे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटोमाइजर यानी क्रेनित्र। और वैक्यूम कैपलर यानी फिल्टर पंप में। तो इनको इतना ध्यान नहीं देना, बस इसको थोड़ा याद रखना, पहले वाले को, वेंचुरी मीटर को। ठीक है। अगला देखो, इसके उदाहरण ये है ना, ये उदाहरण ये याद करना जरूरी है। तेज़ आंधी चलने पर टीन उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है वो? तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है बर्नौली थ्योरम।
क्योंकि ऊर्जा एक तरफ की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, एक की कम हो जाती है। कमानीदार तुला के नीचे गमछा छिलाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण दाब घट जाता है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से तेज़ स्पीड से जाती है तो उसके पास लोगों को दूर हटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसे ही वो तेज़ जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा तेज़ होने से दाब क्या होता है, घट जाता है और उस अंदर की ओर खिंचाव महसूस होता है। इसलिए तेज़ रेल प्लेटफॉर्म पर सवारियों को दूर खड़े होने की सलाह दी जाती है। अगला दे रखा है, गहरा जल सदैव शांत रहता है। कोई जल एकदम शांत है ना, तो ध्यान रखना वो गहरा होगा। जहाँ जल गहरा होगा वहाँ द्रव का स्थैतिक दाब अधिक होगा। बर्नौली के अनुसार वहाँ जल का वेग कम होगा, इसलिए जल शांत होगा। इसलिए शांत जल हमेशा कैसा होता है, गहरा होता है। क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग क्या होता है, तो देखो क्रांतिक वेग एक तरह का शांता पर है कि यदि द्रव का प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम हो जाता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है, अर्थात द्रव प्रत्येक कण किसी बिंदु से गुजरता है जिससे वह कण गुजरता है। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। तो इनको बस लिख लेना, ऊपर से इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाता है, जिसे जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। इतना लोड नहीं लेना। सीमांत वेग होता है एक। सीमांत वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु शांत द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में तो वह तेज़ी से आगे बढ़ती है, परंतु कुछ समय बाद वो नियत हो जाती है नियत वेग से। उस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। पैराशूट का इसका उदाहरण है सीमांत वेग का, क्योंकि पैराशूट जैसे ही नीचे जाते हैं तो एकदम से तो आदमी नीचे जाता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, वो नियत वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। तो इस सीमांत वेग के कारण बात आती है प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो देखो इसको याद करना प्लास्टिसिटी को। तो प्लास्टिसिटी होती है कि बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता। विकृत का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जैसे अपन ने किसी को खींचा, कोई तार खींचा, तो खींचने के बाद में या यहाँ से कट देश टूट गया, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो इसके उदाहरण है प्लास्टिक है, टेलीकॉमर ये है, ठीक है। अगला आता है प्रत्यास्थता। ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी क्या होती है, तो ये होती है कि जब कोई वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन आता है, और जब हटा दिया जाता है तो वह पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे ये कोई रबड़ है, अब रबड़ को अपन ने खींचा तो खींच दिया तो वो बढ़ गया, इतना था अब इतना हो गया, फिर अपन ने इसको छोड़ दिया तो वापस इसी स्थिति में आ गया, यानी वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। इस गुण को बोलते हैं प्रत्यास्थता। अब इसका उदाहरण है जैसे रबड़ है, स्प्रिंग है, स्टील है, क्वार्ट्ज है, ये किसके प्रत्यास्थता के उदाहरण है। प्रत्यास्थता का क्रम सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज में होती है, फिर हाथी के दांत है, रबर की गोली है, सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज की होती है, ध्यान रखना। प्रत्यास्थता का क्रम पूछता है, सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज में होती है, फिर स्टील में होती है, फिर हाथी दांत में। ये जो क्रम है ना नीचे वाला, इस वाले को याद करना। क्वार्ट्ज में, फिर स्टील में, फिर हाथी दांत में, फिर रबर में, फिर उससे नीचे कम होती चली जाती है। अब बात आती है स्ट्रेन यानी विकृति की। तो ये होती है परिवर्तित लंबाई बटे मूल लंबाई। मतलब ये कोई तार है या कोई रबर है, इसको बढ़ा कर अपन ने इतना बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन आया है ये बटे इसकी कुल लंबाई, तो लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो क्या है, एक विमहीन राशि है। लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो अनुदैर्ध्य, आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन विकृति, आकार में होता है तो अनुरूपण विकृति। अब देखो प्रतिबल यानी स्ट्रेस। बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। एक तरह का दाब ही है ये। प्रतिबल क्या है, एक तरह का दाब ही है। बल बटा क्षेत्रफल क्या है, दाब है। लेकिन ये क्या करता है, एकदम परपेंडिकुलर लगता है, तो इसको क्या बोल दिया, प्रतिबल बोल दिया। वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल इसकी विमा है। हुक का नियम क्या होता है, हुक का नियम, ये जो हुक है इसने इसमें नियम दिया कि जो प्रतिबल होता है ना वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। तो इसको जब हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा ई, तो ये निकल के आया ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ई जो ई है ना इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे देखो
प्रत्यास्थता गुणांक हो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, है ना, तो इन सब का मात्रक एक ही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आदर्श द्रव में घर्षण रहित एवं असंपीड्य होता है। आदर्श द्रव हम किसे मानेंगे? जो घर्षण रहित हो और असंपीड्य हो। तो ये जो टॉपिक था ना, इसमें हमने लगभग छोटे मोटे जो भी सवाल फिजिक्स के बनते हैं, जो हम बोलते हैं कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो इनमें जो भी छोटा मोटा याद रह जाए जो पूछता है, वो हमने कवर कर लिए। तो इनको हम ऊपर से थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए उनको याद कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।